देखिए यहाँ कौन सी नस्ल पालने से पहले एक सवाल उठेगा कि वो क्यों पाल रहा है। ऐसे देखें तो बर्बरी सबसे सुटेबल नस्ल है। बर्बरी के साथ एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, स्टाल फेड, इसको चरने चराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसी समय हम बकरी स्पेसिफिक फार्मिंग की बात करें तो बकरी स्पेसिफिक फार्मिंग के लिए चाहिए कि वो नर हो, उसके अलावा वो खूबसूरत हो और उसका जो उम्र है वो लगभग 1 साल का हो। इसमें बहुत ही तुरंत ही उपचार करना पड़ेगा। अफारा के समय में आपको अगर वसीले ने तो फारा है तो आपको सरसों का तेल पिलाना है, उनको फीवर आएगा, मुंह में छाले पड़ेंगे, इस तरह के कई सिम्टम्स हैं और बाद में डिहाइड्रेशन के नाते पशु की डेथ हो जाती है। मतलब 20 लाख का प्रोजेक्ट है ये, जो 50% सब्सिडाइज्ड है। बेसिक क्या होना चाहिए, देखिए इस यूनिट के लिए 5+100 यूनिट के लिए लगभग 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। नमस्कार किसान साथियों आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। साथियों आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आधुनिक समय में बकरी पालन कैसे करें और बकरी पालन में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए मैं आज कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ के गोट फार्म पर आया हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अमित बर्नवाल सर हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ में पशुपालन वैज्ञानिक रह चुके हैं और वर्तमान समय में पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं गोट फार्म। ये गोट फार्म सर के द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया था। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। सबसे पहले कृषि धारा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आज हमारे किसान भाइयों को बकरी पालन से संबंधित सारे पहलुओं के बारे में बताइए। जैसे कि कोई किसान बकरी पालन करना चाहता है तो कौन सी नस्ल पाले और सेट कैसा बनाए और कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और ये व्यवसाय लाभकारी किसानों के लिए कैसे हो सकता है, सबकी पूरी डिटेल से जानकारी देने का प्रयास करें। ठीक है सोमेश, बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है आज आपने वीडियो के माध्यम से। आपने मैं यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बकरी पालन पे, पशुपालन में वैसे तो सारे मतलब जो स्पीसीज हैं उनकी फार्मिंग अलग अलग, उनके अपने अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन बकरी पालन पे कुछ ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस समय। उसमें देखिए कई कारण हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, जो कि रॉ मटेरियल है, जो उनके किसी भी फार्मिंग में सबसे जो बड़ा कॉस्ट होता है वो फीड का कॉस्ट होता है। जी सर। और बकरी पालन में भी यही स्थिति है, लेकिन जो फीड या फॉडर आपको चाहिए बकरी पालन के लिए वो ज्यादातर आपको अपने लोकल रिसोर्सेज के थ्रू उपलब्ध हो सकता है। दूसरा है कि रोग बीमारियां कम है, अगर उनका एक समुचित प्रबंधन किया जाए तो रोग बीमारियां कम है। तीसरी बात अगर करें तो इनपुट कॉस्ट, जो एक बकरी पालन के लिए एक यूनिट स्टार्ट करनी है तो उसमें आप ये मान के रखिए कि जैसे एक अच्छी नस्ल की भैंस रख रहे हैं तो अच्छी नस्ल की भैंस के बराबर के मूल्य में लगभग 7-8 बकरियां और एक बकरा आप आसानी से रख सकते हैं। तो एक तो इसकी शुरुआत बहुत आसान है अगर हम पैसे की बात करें तो। दूसरा बात करें कि जो क्या बोलते हैं, जो इनका फीड का यूटिलाइजेशन है, लो क्वालिटी फीड है या लो क्वालिटी फॉडर है, इसका यूटिलाइजेशन भी अन्य स्पीसीज की अपेक्षा, गाय भैंस की अपेक्षा ये बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं, बरगद, पाकड़, पीपल, गुलर, ये सब सारे पेड़ हैं, नीम या इत्यादि, ये सब सारे जामुन, ये सब जो पेड़ इनकी पत्तियां भी ये खा के थ्राइव कर सकती हैं। इसके अलावा समुचित प्रबंधन में रखा जाए तो इनका ग्रोथ, इनका वृद्धि विकास दर एक बेहतर है, जिससे एक समय पे ही, एक अच्छे समय, मतलब एक मिनिमम समय में हम ऑप्टिमम वेट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मार्केट कोई समस्या नहीं। अगर और चीज़ों के फार्मिंग के बारे में देखें तो शायद ब्रॉयलर फार्मिंग या पिग फार्मिंग के मार्केट में थोड़ी समस्या हो सकती है कि किसान को इमीडिएटली कहीं सेल करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम देखें तो दूध के साथ भी समस्या आ सकती है, क्योंकि दूध एक पेरिशेबल आइटम है, उसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। लेकिन बकरी के साथ मार्केट की समस्या बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं पहुंचा है, बहुत बड़े फार्म्स नहीं है। अभी भी जो कृषक ही है, जो छोटी होल्डिंग वाला कृषक है, उसी के पास हैं बकरियां और उन्हीं से लोग खरीद के लेके जाते हैं। तो मार्केट भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त देखें तो इनकी दूध और मांस की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। दूध में चूंकि इसके फैट मिसल जो होते हैं बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, तो इनकी सुपाच्यता, इनकी जो पाचन की क्षमता है वो और दूध के मुकाबले अच्छी होती है। और अगर मीट की बात करें तो मीट में भी देखेंगे तो जो फैट का कंटेंट है वो रिलेटिवली दूसरों के अपेक्षा कम है, जिसकी वजह से इसके मीट को भी बहुत रिलीज किया जाता है। सर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सर, क्या इनको दूध के लिए भी पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकते हैं। देखिए दूध के लिए नस्लें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। जैसे एक नस्ल है जमुनापारी का उत्पादन 2.5-2.5 लीटर तक होता है एक बकरी का।
इसके अलावा एक बीटल नस्ल है जो दूध की नस्लों में, ये 2 मुख्य नस्लें हैं, लेकिन अपने यहाँ अगर दूध के लिए पाला जाना है तो जमुनापारी को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें और भी बता दूं कि जैसे इनका मल है, इनकी मीगनी जो बोला जाता है ना, जी जी, ड्रूपिंग्स जो बोली जाती है, वो थोड़ी सी अगर देखा जाए तो इनका फास्फोरस और पोटेशियम कंटेंट काफ़ी बेहतर होता है। तो अभी भी आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में जहाँ सब्जियों की खेती छोटे स्तर पर होती है तो इसके ड्रूपिंग्स को लोग एक खाद के तौर पे उपयोग करते हैं। देखिए अभी तक इसको कमर्शियल करने के नहीं हैं इस तरह से प्रयास हुए हैं, लेकिन जो इथेनॉल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी पुरातन काल से चली हुई प्रैक्टिस आ रही है, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक ही है, क्योंकि अगर देखा जाए कि गोबर के अपेक्षा इसका जो मिनरल कंटेंट है, मतलब खास तौर से फास्फोरस और पोटेशियम का कंटेंट है, वो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बेहतर है, इसलिए सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई किसान बकरी पालन करना चाहता है तो कौन सी नस्ल पाले? देखिए यहाँ कौन सी नस्ल पालने से पहले एक सवाल उठेगा कि वो क्यों पाल रहा है। उसको थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन चाहिए, मतलब साल भर किसी समय भी तैयार हो इस तरह का प्रोडक्शन चाहिए, या वो बकरीद के लिए स्पेसिफिक फार्मिंग करना चाहता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ। या तीसरा तरीका है जो कि नस्ल आधारित फार्मिंग हो। तो देखिए अगर थ्रू आउट द ईयर चाहिए तो उसमें कायदे से तो 3 चीजें हैं जो होनी चाहिए। एक तो जो भी नस्ल रखे उसमें जो बच्चों की संख्या है, मतलब किड्स की संख्या है, वो ज्यादा हो पर ब्यात। और दूसरा ये है कि उनका जो वृद्धि विकास दर हो वो भी बेहतर हो। तीसरा ये है कि जो इंटरकेटिंग इंटरवल है, मतलब 2 बच्चों के बीच का समय है, वो भी एक मतलब मिनिमम स्तर पर हो, तभी तो ये मतलब ये फार्मिंग फायदे में रहेगी। इस लिहाज से देखें तो बर्बरी सबसे सुटेबल नस्ल है। बर्बरी के साथ एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, स्टाल फेड, इसको चरने चराने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको एक जगह बांध के एक जगह रख के भी खिला सकते हैं। तो बर्बरी के साथ क्या है कि एक 65% केसेस में ये 2 से 3 बच्चे देती है। इंटरकेटिंग इंटरवल जो इसका है 7 महीने से कम का है, और वृद्धि विकास दर भी और नस्लों की अपेक्षा जो इस रीजन में पाली जा सकती हैं उनकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है। अगर इसी समय हम बकरीद स्पेसिफिक फार्मिंग की बात करें तो बकरीद स्पेसिफिक फार्मिंग के लिए चाहिए कि वो नर हो, उसके अलावा वो खूबसूरत हो, और उसका जो उम्र है वो लगभग 1 साल का हो। ये बोला जाता है कुर्बानी के लिए 2 दांत का बकरा चाहिए। और अगर इस तरह से हम देखेंगे तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रखी जाने वाली नस्ल है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिसको लोग रिलीज करते हैं वो सिरोही है। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो सुजत आएगा, और तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह की नस्लों में जमुनापारी आएगा। और हम तीसरी तरह की फार्मिंग की बात करते हैं जो ब्रीड स्पेसिफिक फार्मिंग की बात करते हैं। ब्रीड स्पेसिफिक फार्मिंग अभी भी मैं नस्लों की ही बात कर रहा था, लेकिन जब आप इन नस्लों से फार्मिंग की शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं आपको प्योर एकदम जो शुद्ध वंश के नर और मादा की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मिंग हम ब्रीड स्पेसिफिक फार्मिंग की बात वहाँ पे करते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हमेशा किसान को हम सलाह देते हैं कि पहले 2 पे वो चले। सीधे शब्दों में ब्रीडिंग के लिए, हाँ सीधे शब्दों में ब्रीडिंग के लिए। लेकिन अभी अगर कोई मतलब की शुरुआत कर रहा है कोई कृषक, तो मैं उसको कहूंगा कि पहले जो 2 मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं, 2 चीजें बताई हैं। पहला बताया कि जो साल भर प्रोडक्शन हो सके, और दूसरा बताया बकरीद स्पेसिफिक। इसमें जो यूनिट का जो मात्रा है आप ये मान के रखिए 2 + 20 की यूनिट से शुरुआत करनी चाहिए। जो मेरा सजेशन है कृषकों को कि 2 + 20 की यूनिट मतलब 2 नर और 20 मादा, मतलब दोनों नस्लों के अलग अलग मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं शुरुआत कर सकता है तो 1 + 10 की यूनिट भी रखी जा सकती है। सर इनका किस प्रकार सेट बनाएं? जो आपने 3 अलग अलग नस्लों के बारे में बताया, सर क्या सभी नस्लों के अलग अलग सेट बनाया जा सकता है? या देखिए अगर ब्रीडिंग स्पेसिफिक करनी, ब्रीड वाइज आपको रखना है तो आपको शेड में ही चाहे पार्टीशन करके बनाएं, चाहे शेड अलग अलग बनाएं, तो बेहतर होगा कि शेड में पार्टीशन कर दें, क्योंकि शेड में अलग अलग बनाने में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, कृषकों के एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे। तो वहाँ पे करना यही चाहिए कि शेड एक रखे, लेकिन उनकी इस तरह से मैनेज करे कि उनका मतलब ब्रीडिंग कहीं मिक्स ना हो, वो प्योर ब्रेड ही रहे। और देखिए यहाँ पे जो बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ होती है हाउसिंग। किसी किसान के पास हो सकता है लंबाई में जगह ज़्यादा हो, किसी के पास चौड़ाई में जगह ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बता दूं कि वो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे शेड, जो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे शेड का ओरिएंटेशन जो है ना पूर्व पश्चिम होना चाहिए। मतलब देखिए पीछे शेड देखिए, तो ये ओरिएंटेशन इसका पूर्व और पश्चिम में ही है।
और हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अगर बारबरी की बात करेंगे, ये मध्यम साइज की नस्ल है। और सिरोही या सोजत की बात करें या जमुनापारी की बात करेंगे तो ये बड़े साइज की नस्ल है। तो यहाँ पे केवल जो उनके रहने के स्थान में केवल उनके पैरामीटर्स में थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, दोनों ही नस्लें उसमें सम्मिलित समाहित हो जाएंगी। एक नर के लिए जो स्पेस चाहिए वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर का चाहिए, और जो एक मादा का चाहिए वो 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर का चाहिए, और जो ग्रोइंग आपका स्टॉक है उसके लिए 0.4 स्क्वायर मीटर से लेके 1 स्क्वायर मीटर तक का स्पेस आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें मैं बता दूं, 0 से 3 मंथ की एज तक आप एक साथ रख सकते हैं, नर मादा चाहे जो जी। और 3 से 6 महीने की एज पे, 3 से 6 महीने की एज पे लगभग आपको उनको नर मादा को अलग करना होगा। और जो मार्केटिंग एज मैं जो कह रहा हूँ कि जो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन हो, कोशिश यही रहती है कि 6 से 7 महीने में उनको मार्केटिंग एज, मतलब मार्केटिंग एज की बात नहीं करें, मार्केटिंग वेट तक पहुंचाया जाए अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे 6 से 7 महीने में उसको हम सेल कर सकें। जो ऑप्टिमम अगर देखें मार्केटिंग वेट की बात करें, 20 से लेके 24-25 किलो तक ऑप्टिमम मार्केटिंग वेट बोला जाता है। और अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम में आराम से हम उसको 6 महीने में अचीव कर सकते हैं, मध्यम ब्रीड के साथ, मतलब बारबरी के साथ। और अगर बड़ी नस्लें हैं तो बड़ी नस्लों को रखने का मेन पर्पज होता है बकरीद। तो यहाँ से जुड़े जो पशुपालक हैं वो एक साल में अपनी इन्हीं सिरोही और सोजत को 65, 70, 80, 75 किलो तक आराम से करके सेल कर लेते हैं। तो अब इनका फीडिंग किस प्रकार रखें कि इनका कम समय में अधिक से अधिक वेट हो? देखिए कृषकों के पास क्या होता है, अभी जो सामान्य तौर पे जो कृषक रखते हैं तो वो ग्रेजिंग बेस्ड होते हैं, एक्सटेंसिव तरह की फार्मिंग होती है कि ग्रेजिंग ज्यादातर टाइम करवा दी, मतलब चरा लिया ज्यादातर टाइम, और घर आने के बाद उन्होंने कुछ भी दाने के तौर पे दे दिया। तो होता क्या है कि मुख्यतः गेहूं दिया जाता है, गेहूं लोग देते हैं कृषक। तो अगर हम देखें तो गेहूं एक कार्बोहाइड्रेट रिच जो है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच कंसंट्रेट है, उसको माना जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की भी बात करेंगे, गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 8 से 12 के आसपास है। नस्ल अगर उसमें वैरायटी वाइज आप देखेंगे जो डिफरेंसेस हैं, तो आप अगर इस लिहाज से देखेंगे तो लगभग 8-9% प्रोटीन मिल पाएगा। लेकिन जो अभी कॉन्सेप्ट है हाई प्रोटीन कंसंट्रेट फीडिंग का, जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अभी तक कहा जाता रहा है कि ग्रोथ के लिए 14 से 16% प्रोटीन दिया जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो रहे हैं, यहाँ पे जो नस्लें रही हैं, उन पे हाई प्रोटीन कंसंट्रेट का ढेर सारा ट्रायल करके हमने देखा है, तो वो उनकी वृद्धि और विकास दर सामान्य से अच्छी होती है। तो अगर कायदे से दाना दिया जाए, कायदे से खल दिया जाए, मतलब एक प्रोटीन कंसंट्रेट के तौर पे चीजें दी जाए, तो उन्हें वृद्धि विकास दर अच्छी होती है। इसके तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक लोकल एरिया रिसोर्सेज के थ्रू एक कंसंट्रेट भी बनाया है, जो कि मुख्यतः दरे हुए गेहूं और सरसों की खल से मिलकर बना है। उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि देखिए ये किसी तरह के, मैंने बोला कि किसी भी तरह के चारे पे ये सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात सर्वाइवल की नहीं है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन की। तो जैसे कि सीजन वाइज आपको चीजें मिलती हैं, जैसे चरी के सीजन में चरी आपको उनके लिए बोना पड़ेगा, बरसीम के सीजन में बरसीम बोना पड़ेगा, ग्वार या इस तरह की चीजें भी आप इनको खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर थ्रू आउट द ईयर ग्रीन चाहते हैं तो आप नेपियर बाजरा हाइब्रिड दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया है कि इनको विभिन्न पेड़ों की पत्तियां भी दी जा सकती हैं। जो कंसंट्रेट फीडिंग का कॉन्सेप्ट भी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य अवयव जो है लगभग 95% दरा हुआ गेहूं और सरसों की खल है, और लगभग 22% के आसपास इन पे जो मैंने दाना बनाया हुआ है उसमें 22% के आसपास प्रोटीन है, और मेटाबोलॉजिकल एनर्जी लगभग 2800-2900 किलो कैलोरी है। तो एक गोट की फीडिंग के लिए बहुत ऑप्टिमम है। और भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो मैं 5% इंग्रेडिएंट है उसमें मिनरल मिक्सचर है, नमक है, खाने वाला सोडा है, चूना पाउडर है, और साथ में नौसादर भी है। इतनी चीजें हैं जो एक अनुपातिक उसमें मिक्स करके वो कर दी जाती हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में कोई जानना चाहे तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, या इसके लिए कोई वीडियो हम एक और बना लेंगे जब यहाँ पे फीड बनता होगा। तो साथियों, बकरी पालन के लिए जो किसान भाई फीड बनाना चाहते हैं, इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके नीचे बता देना, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसके
अलावा मैं बात कर लेता हूँ इसमें कि देखिए हरे चारे के अलावा हरे चारा की उपलब्धता आप अगर सुनिश्चित करते हैं बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो ये गेहूं का भूसा हो गया, उसके अलावा थोड़ा बहुत पैडी स्ट्रॉ भी हो गया। देखिए होता तो बहुत विशेष कुछ नहीं है उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, लेकिन इसके अलावा जैसे आप जो दलहनी फसलें हैं उनका अगर भूसा मिल जाता है, मसूर का, उड़द का, चने का, मटर का, इस तरह से भूसा मिल जाता है तो वो भी काफी बेहतर होता है क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट काफी बढ़िया होता है। और अगर मात्रा की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बात रह रही थी, कंसंट्रेट जो फीडिंग की बात है वो हम जब कोई जो किड है ना वो 4 किलो का हो जाएगा तो वहां से शुरुआत करेंगे। 4 किलो के किड को लगभग 50 ग्राम, ऐसे 50-50 ग्राम बढ़ाते हुए 9 किलो तक के वजन पे लगभग हम 300-350 ग्राम तक आएंगे। और 9 किलो से 20 किलो तक के लिए जो कंसंट्रेट की मात्रा होनी चाहिए, ये जो बैलेंस कंसंट्रेट की बात कर रहा हूँ, ये जो बैलेंस कंसंट्रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दाना बनाया गया उसकी बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 350 ग्राम के आसपास 9 किलो से 20 किलो के वजन पर देना चाहिए। 20 किलो से 30 किलो के वजन पे लगभग 500 ग्राम देना चाहिए और 30 से 45 से 50 किलो के वजन तक लगभग 650 ग्राम देना चाहिए। इसी तरह से आपको दाने की मात्रा देनी है। जी सर। अब जानना चाहेंगे इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और इससे बचा कैसे जाए? मिली अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण अभी तक रख रहे हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखते हैं, है ना। वो बीमारी प्रबंधन उनका नील है, जीरो है। इसीलिए कई बार मतलब बकरी पालन में लोगों को उस तरह का लाभ नहीं हो पाता है जिस तरह का अपेक्षित होता है। उसमें सबसे जरूरी बात जो है वो है वर्म लोड, मतलब पेट में कीड़े। और मैं आपको बताऊं कि जो पशुपालक हमारे संपर्क में आते हैं, जब संपर्क में आते हैं उसके बाद तो समय पे कीड़े की दवा देते हैं, सारी चीजें करते हैं। जो पशुपालक पहले से बकरियों पे इस मामले में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अगर समय समय पे कीड़े की दवा खिलाई जाए तो लगभग 40% बीमारी समस्या केवल कीड़ों की दवा से ही इनकी कम हो जाएगी। क्योंकि जो वर्म लोड है ना, बहुत बड़ा इश्यू है गोट और शीप के केस में देखा जाए तो। और दूसरी जो सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका मतलब इलाज बहुत ही संभव नहीं है, मतलब जिसमें मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है, वो है पीपीआर, पेस्टिडेस रूमिनेंट्स। एक बीमारी होती है, ये विषाणुजनित बीमारी है। इसका लेकिन टीकाकरण होता है। किसी स्टॉक को 3 साल में एक बार इसका टीकाकरण करना होता है, लेकिन चूंकि आपको स्टॉक रेडी करना है और 7 महीने 8 महीने में बेच देना है तो उसका टीकाकरण आपको समय समय पे, मतलब आपको 3 महीने 4 महीने की एज के बाद उसका टीकाकरण पीपीआर के लिए कराना चाहिए, जिससे वो पीपीआर से बचा रहे। और देखिए इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो डायरिया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, निमोनिया है, ठीक है, फीवर आएगा, मुंह में छाले पड़ेंगे, इस तरह के कई सिम्टम्स हैं। और बाद में डिहाइड्रेशन के नाते पशु की डेथ हो जाती है और मॉर्बिडिटी इसकी 90% से, मोर्टेलिटी जो है 90% से ऊपर है। इसलिए इसका टीकाकरण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एक दूसरी बीमारी आती है गोट पॉक्स। इतनी सीवियर तो नहीं है जितनी की पीपीआर है, लेकिन गोट पॉक्स के लिए भी टीकाकरण है जिसका वार्षिक टीकाकरण होता है। आप इसका टीकाकरण करवा के इस बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है वो होती है ऑर्फ, वो जिसको बोलते हैं मुंह सड़ना यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। तो देखिए फीवर के साथ वो भी एसोसिएटेड होती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसमें मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो उनको मृत्यु से बचाया जा सकता है। ये देखिए 3-4 बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा घातक हो सकती हैं। अगर किसी में मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वृद्धि विकास दर को प्रभावित कर देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। इसके अलावा देखिए कुछ डायरिया, निमोनिया, इस तरह की बीमारियां आपको आएंगी। विद टाइम आपको उसका प्रबंधन भी सीखना होगा, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे रखा जाए और कौन सी दवाएं दी जाए, इसके बारे में आपको समय समय पर सीखना पड़ेगा या पशु चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। सर इसमें एक और बीमारी बहुत कॉमन है का अफारा आता है, क्या पेट फूल जाता है? देखिए अफारा तो बेसिकली फॉल्टी फीडिंग के नाते होता है, ठीक है। जैसे लेगुमिनस कोई क्रॉप है, जैसे बरसीम हो गया, बरसीम के सीजन में कई बार आ जाता है, या कई बार ग्रेन ओवरलोड हो गया, मतलब दाना ज्यादा खिला दिया गया, इस तरह से होता है। तो अफारा है तो अगर बरसीम जनित अफारा है तो आपको देसी उपचार से भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे समय में, चूंकि ये बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी होते हैं, आपको इसमें बहुत ही तुरंत ही उपचार करना पड़ेगा। अफारा के समय में आपको अगर बरसीम जनित अफारा है तो आपको सरसों का तेल पिलाना है उनको, या उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल भी मिक्स कर लेना है। लगभग 50 ml सरसों का तेल होगा और 5 ml तारपीन का तेल होगा। अगर ग्रेन जनित अफारा है तो आपको ऐसे समय पे
क्या बोलते हैं, सोडा बाई कार्ब देना होगा, खाने वाला सोडा देना जी जी। होगा। तो सर बकरी पालन में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, इनके बारे में देखिए, जो इस समय जो सबसे बेहतर योजना है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की है। जी। इसमें 5+100 यूनिट पे, मतलब 20 लाख का प्रोजेक्ट है ये, जो 50% सब्सिडाइज्ड है। बेसिक क्या होना चाहिए, देखिए इस यूनिट के लिए 5+100 यूनिट के लिए लगभग 1 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। कचरा कतौनी उसका लगेगा, साथ में बैंक का सहमति पत्र लगेगा, आधार और पैन तो ये लगभग हर जगह लगता ही है, बैंक अकाउंट की डिटेल से सारे लगते ही लगते हैं। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र लगेगा कि आपने जो वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन है वो आपने उसका प्रशिक्षण कहीं प्राप्त किया हो। इतनी चीज़ें हैं, तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इससे बड़ी यूनिट्स भी हैं इसी योजना अंतर्गत, अगर देखेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। 10+200 की यूनिट है, लगभग 40 लाख की है। ऐसे ही 15+300 की यूनिट है, वो 60 लाख की है, ठीक है। ऐसे 20+400 की यूनिट 80 लाख की है, और 25+500 की यूनिट है 1 करोड़ की यूनिट है। और शर्तें वही हैं, 50% सब्सिडाइज है और 10% मार्जिन मनी आपको लगाना होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी एक योजना है जो 1+10 यूनिट के साथ है, और ये इसमें आपको मार्जिन मनी 10% लगाना होगा। और जो ये इस योजना की कॉस्ट लगभग 45,000। तो सर हम बात करेंगे बकरी पालन में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस जो है ना, वो सबसे पहली बात है कि अच्छी नस्ल का मिल पाना है। और अच्छी नस्लें यहाँ से नहीं मिलती हैं तो कई बार हमको ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनके ब्रीडिंग ट्रैक से लेके आना होता है जी। तो ट्रांसपोर्ट के साथ मैंने देखा एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर लॉन्ग रन ट्रांसपोर्ट है जी। तो ये जनरली शिपिंग फीवर, जिसको पास्चुरिलोसिस बोलते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो और ये सबसे नगण्य लिया जाता है। आने के बाद कुछ 2-3 दिन तक सही रहते हैं, फिर यहाँ के एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो, और सेम समय पे बुखार, दस्त और सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं, और एनिमल्स उसी में कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो मेरी सलाह है, आते ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनको आने के बाद थकान की दवाएं जरूर दें। जी। और कुछ एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो पास्चुरिलोसिस के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, उनको भी दें। 2-3 दिन वो अवश्य रूप से दें, जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट से बचा रह सके। और उसके अलावा हाउसिंग में देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो जो इनका यूरिन से अमोनिकल ऑर्डर है इतना ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है, ये खुद ही प्रभावित होने लगते हैं। ये तो एक वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए शेड में। हाँ, शेड में। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी देखिए समस्या तो बिल्कुल नहीं है। अगर एक अच्छा प्रबंधन किया जाए तो समस्याएं बकरी पालन में बिल्कुल ही कम है। जी सर, ठीक है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, बकरी पालन में कोई पहलू का, जैसे फीडिंग का हो गया, शेडिंग का हो गया, कोई पहलू का स्पेसिफिक एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए नया वीडियो लाएंगे।